हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली कवर कर लिया है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द slight negative charge at one end of water molecule is attracted to the slight positive charge of another water molecule. What is this attraction called? Option A covalent bond, B hydrogen bond, C ionic bond and D hydrophilic bond. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो स्लाइट नेगेटिव चार्ज वाटर के एक एंड पे है। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये एक वाटर के ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है और ये अट्रैक्ट हो रही है दूसरी तरफ के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जो कि हाइड्रोजन के एटम के ऊपर है। तो बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में यह कहा गया है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलिएस ऑयल ड्रॉप्स इनटू लार्ज ड्रॉपलेट इज कॉल्ड। अगर आप किसी वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऐड करोगे तो पानी उनसे कांटेक्ट में नहीं आएगा और ऑयल के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएंगे और एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देंगे। देखिए, हमने इस पानी में कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाल दिए, पानी उनसे कांटेक्ट में नहीं आ रहा क्योंकि ऑयल्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो रिपेल कर देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल पे। वाटर पे तो चार्जेस होते हैं, ऑयल पे चार्जेस नहीं होते। फिर यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखिए कि ये कोलियस हो रहे हैं, ऑयल के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से जुड़कर बड़ा ड्रॉपलेट बना रहे हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। So hydrophobic exclusion is the tendency of multiple oil droplets that are present in water to coalesce into fewer and larger droplets. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखिए, हमने दो मोनोसेक्राइड ले लिए, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। आप देखें ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे यहाँ डाउनवर्ड OH है और अब यहाँ पे देखिए आप फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे भी डाउनवर्ड OH है। तो अब हम कंडेंस करेंगे, यहाँ से OH निकाल लेंगे, यहाँ से H, हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर लिया और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पे ये जो बॉन्ड बना डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन सा मिलता है? देखिए, टेक्स्ट बुक की लाइन है, सेल्यूलोज के टॉपिक में लिखा गया है the most abundant carbohydrate found in nature, that is cellulose। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा सी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल which carry out virtually all the activities of the cell. ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी न्यूक्लिक एसिड, डी लिपिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिया गया है प्रोटीन से। ये मैं जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, मैंने ये टेक्स्ट बुक से ही लिया है। तो आप यहाँ पे पढ़ें जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, प्रोटीन्स आर almost the most important organic compounds of the cell which carry out virtually all the activities of the cell। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, all amino acids have same formula except अल्फा कार्बन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, रेडिकल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। तो देखिए डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में लिखा गया है जो कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट, उनका फार्मूला सेम होता है एक्सेप्ट रेडिकल ग्रुप। आर ग्रुप चेंज होता है। देखें, अगर आर ग्रुप जस्ट हाइड्रोजन होगा तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा, CH3 मिथाइल होगा तो एलेनिन होगा, CH2OH मिथाइलिन हाइड्रोक्साइड होगा तो सीरीन। तो आर ग्रुप रेडिकल ग्रुप में डिफरेंस होता है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रेडिकल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A trihydroxy alcohol made up of 3 carbon atoms is called glucose, glycerol, maltose and ribose. करेक्ट आंसर होगा बी ग्लाइसरोल। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है। अब इस ग्लाइसरोल को आप स्ट्रक्चर को देखें। ग्लाइसरोल इज ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल विच कंटेन 3 कार्बन एटम्स ईच बियर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। कार्बन 1 पे ये पहला हाइड्रोक्साइल है, कार्बन 2 पे दूसरा हाइड्रोक्साइल अटैच्ड है और कार्बन 3 पे तीसरा हाइड्रोक्साइल अटैच्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी ग्लाइसरोल। क्वेश्चन नंबर 8, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, आइसोप्रीनोइड यूनिट के जो लिपिड्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं टर्पीनोइड्स। तो टेक्स्ट बुक का ही पैरा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको C5H8 एक यूनिट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स आइसोप्रीनोइड यूनिट। सो टर्पीनोइड इज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी टर्पीनोइड्स। क्वेश्चन नंबर 9, how many water molecules are needed to completely hydrolyze a polymer that is 20 monomer long? तो डियर स्टूडेंट्स, एक हमें मोनोमर दिया गया है जिसमें एक हमें मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें 21 मोनोमर्स हैं। तो अब हमें उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है? तो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर होगा 20। इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 वाटर मॉलिक्यूल इज नीडेड to break each bond present between two adjacent monomers, a polymer during hydrolysis। देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 2 मोनोमर नजर आ रहे हैं मगर बॉन्ड एक है। 2 मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड एक है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें 1 वाटर चाहिए। हमने तोड़ा तो हमें यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब हमें 21 को तोड़ना है। तो देखें 21 मोनोमर्स लॉन्ग पॉलीमर कंप्राइजिंग 20 बॉन्ड्स। अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 1 वाटर चाहिए, तो 20 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए। Because two adjacent monomers are joined through a bond, thus 20 water molecules are required to hydrolyze 21 monomer long polymer। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B20। Last question, question number 10. Which of the following is true of both starch and cellulose? ऑप्शन ए, क्या ये दोनों पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज के? यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कि दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च के ही 2 फॉर्म्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो वो सेलुलोज के आइसोमर्स नहीं हो सकते। दे कैन बी बोथ डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन सेल्यूलोज को तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेलिवरी अमाइलेज के थ्रू स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे आर बोथ यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज फॉर्म। स्टार्च तो स्टोरेज का फॉर्म होता है, सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दे आर बोथ polymers of glucose। That's all about the exercise of chapter number 1, biological molecules। Thank you dear students।